हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं केजीएफ सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम मस्त, तंदुरुस्त और सेहतमंद होंगे। और अभी तक अगर आपने आईएएस विद अरिहंत की ये रेड कलर की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की बुक को परचेज नहीं किया है तो आज ही जो है इस बुक को जो है परचेज कर लीजिएगा, जो कि आपके प्रीलिम्स में जो है आपकी बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करने वाली है। तो मैं ये कहना चाहूँगा ये एज अ ना आपकी संजीवनी बूटी जो है वो काम करेगी। जिस प्रकार लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेकर के आए थे, उसी प्रकार ये समझ लीजिए कि अरिहंत पब्लिकेशन आपके आईएएस और पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए ये संजीवनी बूटी लेकर के आया है। तो आज ही इस संजीवनी बूटी को जो है अपने पास रखिए और आपका जो प्रीलिम्स है उसमें जो है काफी हेल्प करने वाली है, क्योंकि इस भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक में आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है पीवाईक्यू जो है मिल रहे हैं। और अब तक जो है जितने भी सन में जो भी क्वेश्चन आए हैं वहां पर आपको जो है पूरा पूरा कलेक्शन विद एक्सप्लेनेशन और 100% एरर फ्री एक्सप्लेनेशन के साथ जो है ये बुक जो है आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो आज ही इसे जो है परचेज कर लीजिएगा। स्वागत है आपका जितेंद्र रावत जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलिएगा, तो कल हमने डियर स्टूडेंट एक जो है नया चैप्टर जो है स्टार्ट किया था और इस चैप्टर का नाम था राष्ट्रपति। ठीक, क्या नाम था? तो राष्ट्रपति जो है चैप्टर का नाम था और राष्ट्रपति के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जो है कल जानी, डिस्कस की, पढ़ी और उसके बाद जो हम क्वेश्चन आंसर पर जो है प्रैक्टिस करने के लिए आए। क्लियर? चलिएगा, और फिर प्रैक्टिस करने के बाद हम तकरीबन जो है क्वेश्चन नंबर 3 पर जो है पहुंच चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है अपना? ये रहा। और ये क्वेश्चन नंबर 3 ना हमने आपको दिया था होमवर्क में और काफी बच्चों ने जो है कमेंट करके जो है मुझे आंसर भी दिए। ठीक, एक बार जो है उन बच्चों के जो है मैं नाम लेना चाहूंगा, बस 1 मिनट का जो है मुझे समय दीजिएगा। दीप सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। चलिएगा, तो काफी बच्चों ने जो है कमेंट करके जो है मुझे रिप्लाई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने सभी बच्चों का जो है रिप्लाई तो नहीं किया, मगर हाँ कमेंट मैंने अवश्य देखे। बहुत अच्छा लगा बच्चों, आप सभी ने जो है कमेंट किया। जितेंद्र रावत जी ने किया था, सर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास दिस। ठीक, थैंक्स, थैंक यू सो मच। और फिर यूजर के नाम से जो है एक स्टूडेंट थे @यूजर, उन्होंने जो है कमेंट किया। और जयदीप जी ने जो है कमेंट किया था, जितेंद्र रावत जी ने फिर कमेंट करके आंसर दिया था, मगर दीप सिंह जी आपका कमेंट नहीं आया था। ठीक, तो कोशिश कीजिएगा कि आज जो है आप सभी जो है कमेंट करके रिप्लाई करेंगे जो भी आज आपको होमवर्क मिलेगा उसका। ठीक, चलिएगा। तो क्वेश्चन क्या था कल के होमवर्क में? संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो यहां पर आपसे जो है आर्टिकल पूछा था और डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आर्टिकल 53। क्या था? आर्टिकल 53 जो है इसका राइट आंसर था। ठीक, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है दीप सिंह जी, मुझे पता नहीं था कि जयदीप जी आप ही हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 53 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार इसका प्रयोग वह स्वयं या अपनी अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेंगे। ठीक, और अधीनस्थ पदाधिकारी कौन होंगे भाई राष्ट्रपति के? तो राष्ट्रपति के अधीनस्थ पदाधिकारी कहलाएंगे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। हालांकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का ही एक पार्ट होता है, उसी का एक हिस्सा होता है। क्लियर? चलेगा। राष्ट्रपति की संघ की कार्यपालिका शक्ति संबंधी 3 प्रमुख शक्तियां निम्न हैं। ठीक, क्लियर है? पहला क्या है? आर्टिकल 74, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति के संचालन में सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद का गठन करेगा। अब ये जिस मंत्री परिषद का गठन करने की यहां पर बात कही गई है, उस मंत्री परिषद का गठन जो है वो प्रधानमंत्री के कहने पर जो है करेगा। क्लियर?
सेकंड, राष्ट्रपति को विभिन्न आयोगों के गठन की शक्ति भी प्रदान की गई है। ठीक, तो कुछ जो है आयोग जो है ये गठित करेगा। थर्ड, राष्ट्रपति को कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त करने तथा हटाने की शक्ति भी प्राप्त है। चाहे सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, चाहे हम हाई कोर्ट की बात करें, उसकी जो जजेस होते हैं, ठीक, उनको अपॉइंट करने का काम जो है राष्ट्रपति जी जो है करते हैं। इसके अलावा एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अगर किसी जज का ट्रांसफर करना हो तो भी जो है ठीक राष्ट्रपति करते हैं। ये बात अलग है कि उन्हें रिकमेंडेशन देने के लिए जो है बॉडी या फिर एक पैनल बनाया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉलेजियम के नाम से जो है जानते हैं। तो कॉलेजियम जो है उन्हें रिकमेंडेशन देती है। ठीक, कॉलेजियम में जो है आपको सुप्रीम कोर्ट के जो है सीजेआई और जो है अन्य जो है ठीक जज जो है वो देखने को मिलते हैं, वो रिकमेंड करते हैं। क्लियर, बाद में अपॉइंटमेंट वाला डिसीजन जो है वो राष्ट्रपति जी का होता है, और राष्ट्रपति जो भी डिसीजन लेंगे तो वो अंडरस्टूड है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से जो है डिस्कस करने के बाद ही जो है लेंगे, क्योंकि उनके कार्यों में सलाह देने के लिए वो लोग होते हैं। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो अभी आपको बताया कि कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां जो है किसमें निहित होती हैं, राष्ट्रपति जी में। तो राष्ट्रपति ही क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा आइएगा नेक्स्ट, आइए इसका एक्सप्लेनेशन। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 के फर्स्ट में यह वर्णित है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। ज्ञातव्य है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका, जबकि प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र रावत जी, बिल्कुल। एक तो जो काम करना है वो किनको करना है भैया, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल को करना है। ठीक, इस मंत्रिमंडल को ही हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मंत्री। क्या कहते हैं, कैबिनेट मंत्री कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो कैबिनेट मंत्री को ही हम क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। और ये कैबिनेट मंत्री और मंत्रिमंडल किसका हिस्सा होते हैं, तो ये मंत्री परिषद का भाग होते हैं। क्या होते हैं, मंत्री परिषद का ही एक पार्ट होते हैं। क्लियर, मैंने आपको कल भी बताया था कि मंत्री परिषद में जो है 3 प्रकार के जो है मंत्री होते हैं। पहले कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री, तीसरे उप मंत्री। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, वह उक्ति में से किस पर लागू होता है? माने ये सेंटेंस जो है किसके ऊपर एकदम फिट होता है? तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। कहने का मतलब यह है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, कौन, राष्ट्रपति, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, क्योंकि नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद का जो मंत्रिमंडल वाला हिस्सा है वो लोग जो है क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। वेरी गुड। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है। राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, अर्थात भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है, जबकि प्रधानमंत्री शासना अध्यक्ष होता है। माने शासन को जो चलाने वाला जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। क्लियर, चलिएगा लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने एक कथन है, एक कारण है, आपको बताना है क्या ये दोनों सही हैं। अगर ये दोनों सही हैं तो क्या कारण कथन का सही एक्सप्लेनेशन करता है या नहीं। चलिएगा, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम बात करें ब्रिटेन की तो ब्रिटेन में जो राजा आपको देखने को मिलेगा वो राजा जो है वंशानुगत होता है। क्या होता है, वंशानुगत होता है। जबकि हम भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो राष्ट्रपति होता है, कौन होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो
बाय इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है और ये चुनाव प्रति 5 वर्ष पर होता है। क्लियर? तो वंशानुगत नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू जी बन गई तो अब जो नेक्स्ट राष्ट्रपति होंगे वो द्रौपदी मुर्मू जी के जो है बेटे होंगे या फिर बेटी होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, क्लियर है? तो वो इलेक्शन होता है और उसका एक प्रोसेस है जो कि कल आपको बताया गया था। वेरी गुड, वेरी गुड जितेंद्र रावत जी एंड दीप सिंह जी, वेरी गुड। ठीक, सेकंड क्या कह रहा है कारण? भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। तो ये कारण जो है गलत है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति का जो पद है वो कैसा है? तो वो नाम मात्र का है। क्या है? नाम मात्र का है। ठीक, और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो जो है वास्तविक प्रमुख होता है। कहने का मतलब भारत का राष्ट्रपति आपको देखने को मिलेगा कि वो कार्यपालिका का अध्यक्ष है, मगर कार्यपालिका के कार्य जो है प्रधानमंत्री करता है। मगर वहीं अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो वो संवैधानिक रूप से भी प्रमुख होता है और जब कार्यपालिका के कार्य करने की बात आती है तो भी वही जो है प्रमुख होता है। तो दोनों का हम कह सकते हैं कि अमेरिका में जो है प्रधानमंत्री जैसा जो है कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, क्लियर है? और भारत की और अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहां पर अमेरिका में जो है अध्यक्षात्मक जो है सरकार है। क्लियर? क्या है? अध्यक्षात्मक जो है सरकार है। क्लियर? यहां पर भारत में जो है गणतंत्र वाली सरकार है। ठीक, माने गण के जो लोग हैं वो चुनते हैं अपने राष्ट्राध्यक्ष को। क्लियर? तो यहां पर जो है कथन सही है, कारण गलत है। अब देख लीजिएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन सी जो है इसका जो है क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है जबकि ब्रिटेन का राजा या रानी वंशानुगत होते हैं, अर्थात ब्रिटेन का राजा या रानी उत्तराधिकारी के माध्यम से पद प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है किंतु अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है, अर्थात भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं मिलता। वही बातें कही गई हैं जो आपको जो है डायग्राम के थ्रू जो है यहां पर जो है समझाई गई हैं। क्लियर? चलिएगा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ठीक, क्या क्वेश्चन है? भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा या फिर उपराज्यपाल के द्वारा या फिर आपके जो है गृह मंत्री के द्वारा या फिर प्रशासक के द्वारा। चलिएगा, तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, देखिए यहां पर आपको शायद समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, मगर इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं। यहां पर कहा गया संघ राज्यों का प्रशासन। ठीक, तो इन्हें हम कहते हैं क्या? केंद्र शासित प्रदेश। क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। इनका क्या? प्रशासन, प्रशासन। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा, अब जिस प्रदेश का मतलब क्या हो गया? कोई क्षेत्र। ठीक, शासित का मतलब हो गया उसमें शासन करने वाला। क्या? शासन करने वाला कौन है? केंद्र है। कौन है? केंद्र। तो केंद्र के द्वारा शासन किए जाने वाला क्षेत्र। ठीक, और केंद्र में आपको सर्वोच्च पद जो देखने को मिलेगा वो किसका है? राष्ट्रपति का। और जो भी कार्यपालिका के कार्य होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति ही यहां पर क्या करेगा? प्रशासन जो है करेगा। अब यह बात अलग है कि वो अपने उन कार्यों को करने के लिए उपराज्यपाल को अपॉइंट करता है, परंतु कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में आपको जो है उपराज्यपाल देखने को मिलेगा। उपराज्यपाल के अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में आपको जो है प्रशासक देखने को मिलेगा। ठीक, आयुक्त आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के जो है ठीक पद जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, क्लियर है? और देखिए केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो भारत में वर्तमान में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
अब उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें, आइएगा आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है बता देते हैं कौन कौन से हैं। चलिएगा, देखिए यहां पर आपको एक केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेगा जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। यह है पहला केंद्र शासित प्रदेश। यहां पर आपको दूसरा केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेगा जिसका नाम है लद्दाख। ठीक, तो एक हो गया आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया आपका लद्दाख। फिर इसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा तीसरा केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है चंडीगढ़। क्या नाम है? चंडीगढ़ जो है आपको देखने को मिलेगा। चंडीगढ़, चंडीगढ़ के जस्ट नीचे आपको जो है दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है आपको देखने को मिलेगा, और ये है आपका चौथे नंबर का जो है केंद्र शासित प्रदेश। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश तो ऊपर हो गए। अब यहां पर आपको एक केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेगा जिसका नाम है दमन दीव, और एक केंद्र शासित प्रदेश यहां पर है जिसका नाम है दादर नगर हवेली। ठीक, बात करें वर्ष 2019 की, तो वर्ष 2019 में इन दोनों को जो है ऐड कर दिया गया, अर्थात संयुक्त रूप से मिला दिया गया। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 5वां केंद्र शासित प्रदेश। यहां पर आपको अरब सागर में लक्षद्वीप देखने को मिलेगा जो कि आपका 6वां जो है केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पर आपको पुदुचेरी जो है वो देखने को मिलेगा जो कि आपका जो है 7वां केंद्र शासित प्रदेश है। और फिर बंगाल की खाड़ी में यहां पर जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, अंडमान निकोबार जो है वो देखने को मिलेगा, और यह है आपका 8वां केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या है? द्वीप समूह। क्लियर? चलिएगा, अब यहां पर आपको एक रोचक जानकारी बताना चाहूंगा कि ये पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। क्या? 3 राज्यों में फैला हुआ है। पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है, इसका एक हिस्सा माहे केरल में स्थित है। ठीक, एक यहां पर इसका यनम क्षेत्र है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, और एक यहां पर है कराईकल, एक ये भी तमिलनाडु में स्थित है। तो इस प्रकार जो है ये 3 जो है राज्यों में फैला हुआ है, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्लियर? चलिएगा, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर लौट करके। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, आइएगा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्लियर? चलिए, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारतीय संविधान के भाग ठीक 8 में अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के विवरण हैं। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है जो कि एक प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। ठीक, अब ये प्रशासक ही कौन होता है? उपराज्यपाल होता है, आयुक्त होता है। ठीक, तो विभिन्न नामों से जाना जाता है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है, न कि राज्यपाल की भांति प्रमुख। राष्ट्रपति द्वारा संघ राज्य के प्रशासन को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। बहुत बढ़िया जितेंद्र रावत जी। दिल्ली, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, और अब यहां पर जम्मू एंड कश्मीर भी जुड़ जाएगा, तो उपराज्यपाल। क्लियर? चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीप और
लक्षद्वीप में प्रशासक कहते हैं इसे। ठीक, क्लियर है। तो ये तमाम चीजें, संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति में निहित होता है। क्लियर। तो यहां पर जो है जम्मू कश्मीर एक मिसिंग था, वो हमने लिख दिया है। क्लियर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? क्या नहीं है? एक सही नहीं है। अब ये तो हमें पढ़ने के बाद ही पता चलेगा डियर स्टूडेंट कि यहां पर कौन सा जो है वो सही नहीं है। आइएगा पढ़ते हैं। वह संसद का एक संगठक भाग है। बिल्कुल भाई, अगर आप आर्टिकल 79 पढ़ेंगे तो इसमें जो है संसद की बात कही गई है, और आपको बता दूं कि संसद का निर्माण जो है वो लोकसभा से मिलकर के होता है। लोकसभा के अलावा राज्यसभा से भी मिलकर के होता है, और लोकसभा और राज्यसभा के अलावा जो है इसमें राष्ट्रपति भी जो है शामिल होता है। ठीक, क्लियर है। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जब भी कोई बिल पास किया जाता है तो वो पास होने के बाद वो बिल जो है किसके पास आता है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के जब तक सिग्नेचर नहीं हो जाते तब तक वो बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। क्या? एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए पहला पॉइंट तो जो है वो सही है। ठीक। सेकंड कह रहा है वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। तो देखिए, राष्ट्रपति दोनों सदनों की चर्चा, जिसे हम संयुक्त अधिवेशन कहते हैं, क्या कहते हैं? संयुक्त अधिवेशन कहते हैं, और जिसका प्रावधान आर्टिकल 108 में दिया गया है, इसको बुलाने का काम करता है। क्या करता है? बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति। इसमें भाग नहीं लेता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, भाग नहीं लेगा, केवल बुलाएगा। ठीक। और इस संयुक्त अधिवेशन की अगर हम बात करें अध्यक्षता की, किसकी बात करें? अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है क्या करता है? इसकी अध्यक्षता जो है वो करता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बाकी के तो दो ऑप्शन हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है। फिर भी वह प्रत्येक वर्ष 2 सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ये बात सही है। ठीक, क्लियर है? प्रत्येक वर्ष। और ये प्रत्येक वर्ष संबोधन जो है वो कब होगा? तो वर्ष के पहले सत्र, वर्ष के पहले सत्र को जो है, ठीक, क्या करता है? ठीक, क्या करता है? संबोधित करता है। इसके अलावा जब भी नई लोकसभा का गठन होगा, क्या होगा? लोकसभा का गठन होगा, उसको जो है संबोधित करेगा। क्लियर? अब वहीं ऑप्शन डी क्या कह रहा है? वह कहीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। और ये अध्यादेश कब लागू होता है? जब संसद का सत्र न चल रहा हो, न चल रहा हो, ऐसी कंडीशन में अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस जारी करेगा। ठीक, और ये किस आर्टिकल के तहत करेगा? तो आर्टिकल 123। क्लियर? क्या? आर्टिकल 123। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलिएगा, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथन में से कथन बी सही नहीं है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है, लेकिन वह संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता। वही बात कह रहा है। आइएगा आगे पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्राप्त है। यद्यपि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार जब संसद के दोनों सदनों की बैठक न हो रही हो तथा किसी विषय पर तत्काल निर्णय लेना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जो संसद की अगली बैठक के 6 सप्ताह के दौरान अनुमोदित करनी होती है, अथवा इसके पश्चात वह अध्यादेश प्रवर्तन में नहीं रहता है। तो इस एंड वाली लाइन का मतलब यह है कि जब राष्ट्रपति
अध्यादेश जारी करते हैं। क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। तो ये अध्यादेश 6 माह तक के लिए लागू रहेगा। ठीक। और जब संसद का सत्र चलेगा, क्या संसद का सत्र चालू हो जाएगा, तो उस चालू होने की तिथि से 6 सप्ताह के अंदर, ठीक, ये अध्यादेश इस संसद के सत्र में पास हो जाना चाहिए, अन्यथा ये अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। किस कंडीशन में? अगर वो 6 सप्ताह में पास नहीं होता है तो। क्लियर है? चलेगा। सर जी सी कैसे सही होगा, समझ में नहीं आया सर, थोड़ा और करो। अच्छा जी, आ जाइए। देखिए यहां पर कहा गया है कि वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को जो है संबोधित करता है। ठीक, प्रत्येक वर्ष। क्लियर? तो यहां पर ना संयुक्त जो है वो मिस प्रिंट है, जिसकी वजह से तुम कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक, क्लियर है? वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की बैठक को संबोधित करता है। और ये मैंने आपको यहां पर भी बताया है कि वर्ष के पहले सत्र को और नई लोकसभा के पहले सत्र को संबोधित करने का काम जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है वो किया जाता है। ठीक, यहां पर थोड़ा सा जो है एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिएगा, आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? कहने का मतलब राष्ट्रपति महोदय जो संसद में आकर के भाषण देंगे, वो भाषण कौन तैयार करेगा? तो देखिए भाई, हम आपको एक चीज बताएं कि संसद में जब राष्ट्रपति महोदय आएंगे और वो राष्ट्रपति महोदय अभिभाषण देंगे, तो ये अभिभाषण किससे संबंधित होगा? तो ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद की योजनाओं से संबंधित होता है। अब जिसकी योजनाओं से संबंधित होगा, ठीक, जिसकी योजनाओं से संबंधित होगा वही बेहतर बता पाएगा। कहने का मतलब, अगर राष्ट्रपति महोदय को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में आकर के बोलना है, तो ये मंत्रिपरिषद ही तो बता पाएगी कि भैया आपको बोलना क्या है, हमारी योजनाएं क्या हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस केंद्रीय मंत्रिपरिषद का एक कैटेगरी होती है मंत्रिमंडल। क्या होती है? मंत्रिमंडल। इस मंत्रिमंडल को ही क्या कहा जाता है? कैबिनेट मंत्री। क्या? कैबिनेट मंत्री। और सर ये कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? तो ये कैबिनेट मंत्री जो है अपने विभाग के मंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, और यही जो है योजना बनाते हैं, एक और लागू कराते हैं। लागू कराना हो या बनाना हो, अब जो बनाएगा, जो लागू करेगा, वही बेहतर तरीके से राष्ट्रपति को बता पाएगा कि आपको बोलना क्या है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अभी 2024 चल रही है, 2025 आने वाली है, तो 2024-25 में केंद्र सरकार की क्या योजनाएं रहेंगी, उन योजनाओं से क्या लाभ मिलेगा, ठीक, कहां से पैसा आएगा नहीं आएगा, वो तो बजट में बताया जाता है। ठीक, राष्ट्रपति महोदय आकर के केवल ये बताएंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का ये विजन है इस साल, और आप सभी का उन्हें साथ मिले, ऐसी हमें उम्मीद है। तो ये बात आकर के जो है वो कह करके निकल जाएंगे। क्लियर? चलिएगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार करता है। इसमें सरकार की सामान्य नीति तथा भावी कार्यक्रमों का विवरण होता है। ज्ञातव्य है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है, जबकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का कार्यकारी प्रधान होता है। ठीक, तो यहां पर जो है
कुछ जो है टिपिकल वर्डों के साथ जो है बात कही गई है, बाकी का आप सिंपल भाषा में समझें जैसे कि मैंने आपको यहां पर समझाने का प्रयास किया है। क्लियर? चलिएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन, योग्यताएं और कार्यकाल। अब देखिएगा, पहली चीज यहां पर निर्वाचन शब्द लिखा है, तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। योग्यता की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो, वो किसी लाभ के पद पे ना हो, वो पागल या दिवालिया ना हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये तमाम चीजें कल हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, इसके अलावा कार्यकाल की अगर हम बात करें तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इससे पूर्व वह त्याग पत्र दे सकता है। क्या कर सकता है? त्याग पत्र दे सकता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को दे सकता है, या उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और यह महाभियोग की प्रक्रिया आपको आर्टिकल 61 में देखने को मिल जाएगी। क्लियर? अब यहां पर जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो हमने आपको बताया था कि एकल संक्रमणीय और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के पैटर्न पर जो है कराया जाता है। उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं। जो भी कैंडिडेट 50+ वैध मतों का प्राप्त करता है वो राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। क्लियर? तो ये तमाम चीजें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा जो है नजर डालेंगे, फिर अपना क्विक जो है क्वेश्चन आंसर पर आ जाएंगे। चलिएगा, निर्वाचन की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से गठित एक है निर्वाचक मंडल द्वारा। ठीक, अब इसमें कौन कौन आता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब यहां पर संसद के दोनों सदनों का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा की बात की जा रही है। नेक्स्ट, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कहने का मतलब जिन राज्यों में आपको विधानसभा देखने को मिलती है, तो ऑलमोस्ट 28 स्टेट में जो है विधानसभा है। क्लियर? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्लियर? तो यहां पर जो जम्मू कश्मीर वाली बात लिखी गई है वो लॉन्ग विजन के लिए लिखी गई है, ध्यान रखना। ठीक, आज की डेट में अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए तो उसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वहां पर विधानसभा का गठन अभी नहीं हुआ है। यह चीज आप दिमाग में रखिएगा। बागी का अब जो है इन फ्यूचर जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो कोशिश ये की जाएगी कि उस चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाए और वहां पर एक विधानसभा गठित हो जाए। ठीक, दूसरी चीज, आप इस चीज को टारगेट करके राष्ट्रपति के चुनाव को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते कि साहब जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो सकता। ठीक, तो यह चीज यहां पर क्लियर रखिएगा। आप इस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को चैलेंज नहीं दे सकते कि सर जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है, पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा का इलेक्शन कराइए, फिर उसके बाद जो है हम राष्ट्रपति का चुनाव जो है होने देंगे। ठीक, तो ऐसा कतई नहीं है। क्लियर? क्योंकि वो एक पहलू अलग है, उसका प्रोसेस चल रहा है, तमाम चीजें हैं। ठीक, आर्टिकल 370 हटाया गया, जुडिशरी में उसे ले जाया गया, फिर जुडिशरी का एक डिसीजन आया है और अब सरकार उसको जो है इंप्लीमेंट करने की जो है योजनाएं बना रही है अपना। ठीक, तो वो अपना एक पक्ष दे सकती है मगर उसका कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, निर्वाचन पद्धति की अगर हम बात करें तो वही बात कही गई है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा, हालांकि ये बहुत अच्छा पॉइंट है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है। देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो राज्यों और इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के जो सदस्य होंगे उनका जो वोट वैल्यू होगा वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के वोट वैल्यू के बराबर होगा। इसका मतलब होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब होता है कि एक कैंडिडेट राष्ट्रपति के उम्मीदवार, माने कैंडिडेट जितने भी जिन्होंने नॉमिनेशन भरा होगा उन सभी को जो है वोट करेगा
ये बात अलग है कि वो फर्स्ट चॉइस पे किसी को वोट दे, थर्ड पर किसी को दे, फोर्थ पर किसी को दे। ठीक, तो एक नॉर्मल वे में जो है मैंने अभी आपको समझा दिया है। ठीक, कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको डिटेल में थ्योरी पढ़ाने का, तब आपको और डीप में समझाएंगे। क्लियर, चलिएगा। अब राष्ट्रपति की योग्यताओं की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं, पात्रताएं, ठीक वही है, भारत का नागरिक हो, जो चीज आपको बताई, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन सार्वजनिक प्राधिकार में लाभ के पद पर ना हो। ठीक, इसके अलावा एक और पॉइंट है, पागल या दिवालिया ना हो। क्लियर, तो ये भी जान लीजिएगा। नेक्स्ट, कार्यकाल। पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होता है। बाकी का मैंने आपको बता दिया कि वो रिजाइन भी कर सकता है, उसे हटाया भी जा सकता है, दोनों ही कंडीशन है। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपके सामने आते हैं क्वेश्चन आंसर, और सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें आपसे कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। ठीक, यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि कितने ऑप्शन जो है इसके सही हैं। क्लियर, चलिएगा, आइएगा देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बात तो सही कही गई है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बात गलत है। देखिए, राज्य विधानमंडल की अगर हम दोनों सदनों की बात करें तो दोनों सदन कौन कौन से होते हैं? एक होता है विधानसभा, दूसरा सदन होता है विधान परिषद। विधान परिषद, और ध्यान रखिएगा विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, और इसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। भाग नहीं लेते, केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्या? केवल इसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इतना सिंपल फंडा जो है आप याद रखें। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइएगा देखते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये तो वही बात कह दी जो हमने अभी यहां पर बात कही थी, तो ये भी सही हो जाएगा। दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बात तो ये भी सही है, अभी हमने पढ़ा। अब ये बात अलग है कि कल को जब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां पर जम्मू कश्मीर भी ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ देख लीजिएगा किस ऑप्शन में, वही ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर फर्स्ट है, यहां पर सेकंड है, गलत हो गया, यहां पर भी सेकंड है, यहां पर फोर्थ शामिल नहीं है, यहां पर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं, थोड़ा सा यहां पर भी समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के संबंध में कथन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सही है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। अब यहां पर जम्मू पुदुचेरी के बाद जो है जम्मू कश्मीर भी ऐड कर देते हैं। ठीक, क्लियर है? चलिएगा, कथन 2 सही नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में विधानमंडल का केवल निचला सदन अर्थात विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, वही चीज जो हमने आपको बताई। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ठीक, प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। तो आपने ज्यादा ना पढ़ा हो तो इतना तो पढ़ लिया होगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो है भाग लेते हैं। तो अकेला ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। ठीक, अब रह गए 2 ऑप्शन,
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। सर ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है? देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव हम उस चुनाव को कहते हैं जिस चुनाव में भारत की जनता वोट डालती है। अप्रत्यक्ष मतदान किसे कहते हैं हम? वह चुनाव जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट डालते हैं, उन्हें हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। अब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कौन होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य हो गए, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। राज्यसभा में हालांकि जनता का कोई रोल नहीं होता, फिर भी लिया जाता है। और विधानसभा के सदस्य भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं, चाहे वो राज्य के हों, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश के हों। तो इन सभी के सदस्य जो होंगे, निर्वाचित सदस्य जो होंगे, निर्वाचित सदस्य जो होंगे, वो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग लेते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको यहां तक जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिएगा, लेकर के चलना चाहूंगा आपको इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। चलिए, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। आर्टिकल 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा होता है तथा ऐसी निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा पुदुचेरी और दिल्ली और जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता प्रत्यक्ष रूप से स्वयं भाग न लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है। बात वही कही गई है जो आपसे यहां पर बताई गई है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि सिंपल सी बात है। देखिए, किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो या तो विधानसभा का सदस्य होता है या विधान परिषद का सदस्य होता है। विधान परिषद का सदस्य होता है। अगर वो विधान परिषद का सदस्य है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। अगर वो विधानसभा का सदस्य है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। सिंपल सी बात है भैया। क्लियर? आइएगा, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। हां, एक चीज ध्यान रखना, इसे राज्य में जो है निम्न सदन कहा जाता है, इसे उच्च सदन कहा जाता है, इसे अस्थायी सदन कहा जाता है और इसे स्थायी सदन कहा जाता है। क्लियर? थोड़ा सा और सिंपल कर दिया आपके लिए। वह स्वयं प्रत्याशी होता है। प्रत्याशी, तो इसका कोई लॉजिक नहीं आ रहा निकल करके। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, तो यह भी बात गलत है भैया। हमें तो ये चीज पल्ले पड़ नहीं रही है। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। हाँ, ये बात सही है, ठीक, क्योंकि ये हमारी थ्योरी से मैच कर रही है। क्योंकि हमने आपको बताया कि राज्य का मुख्यमंत्री अगर विधान परिषद का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। और ये विधान परिषद क्या होता है? उच्च सदन। और हमारी थ्योरी से ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख।
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद का सदस्य हो। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानमंडल के उच्च सदन के अर्थात विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, बल्कि निम्न सदन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। वही बातें जो है घुमा फिरा करके कही गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब जिन लोगों को राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल पता होगा और जिन लोगों को उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल पता होगा वही इस क्वेश्चन का जो है आंसर कर सकते हैं। चलिएगा आंसर करिएगा और बताइएगा मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जितेंद्र रावत जी ने भाई आंसर दिया है। क्या अकेले जितेंद्र रावत जी जो है क्लास को देख रहे हैं भाई कि कोई और भी है? चलिएगा लोकसभा के सदस्य तो भाई भाग लेते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य भाग लेते हैं, मगर यहां पर ना कंफ्यूजन पैदा कर दी है। यहां पर क्वेश्चन के ऑप्शन देखने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा स्ट्रक्चर इन दोनों का। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की अगर मैं बात करूं तो इसमें लोकसभा के सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा के भी सदस्य भाग लेंगे, विधानसभा के भी सदस्य भाग लेंगे, परंतु ध्यान रहे इन तीनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है जी। चलिए वहीं अगर हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की अगर हम बात करें तो इसमें लोकसभा के भी सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य भाग लेते हैं, परंतु ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे सर, कि यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। क्या करते हैं? भाग लेते हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मनोनीत सदस्य। क्या होगा? मनोनीत सदस्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? मनोनीत सदस्य। अब ये मनोनीत सदस्य किसके होंगे? तो ये मनोनीत सदस्य लोकसभा के होंगे, राज्यसभा के होंगे। अब लोकसभा में मनोनीत सदस्य होते नहीं है वर्तमान में, परंतु राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा इन क्षेत्रों से नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, राजेश कुमार वेरी वेरी गुड।
आपने जो आंसर दिया उसके लिए, और आपका स्वागत है आईएएस विद अरिहंत के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। ठीक, तो इन 12 सदस्यों को नॉमिनेटेड कौन करता है, मनोनीत कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो है इन्हें मनोनीत करता है। क्लियर? तो ये था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भैया। आई होप आपको जो है ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति की भांति उपराष्ट्रपति को भी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, किंतु इसका निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से निम्न 2 बातों पर भिन्न होगा। और वो 2 बातें सिंपल सी क्या होंगी कि भैया विधानसभा या विधान परिषद का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा, क्योंकि यहां पर देखिए मैंने आपको निर्वाचन मंडल बताया ना, तो यहां पर मैंने विधानसभा नहीं लिखा, ना ही विधान परिषद लिखा, इसका मतलब वो नहीं भाग लेगी। दूसरा चीज, मनोनीत सदस्य इनके भाग लेंगे जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले रहे थे। सिंपल सी बात, आइएगा देख लेते हैं। फर्स्ट, इनमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। सेकंड, इनमें राज्य विधान सभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अब यहां पर एक थोड़ी सी बात इनकम्प्लीट रह गई, राज्य के अलावा केंद्र शासित प्रदेश भी लिखना था। ठीक, और यहां पर दिल्ली भी बताना था, दिल्ली के अलावा पुदुचेरी भी बताना था, पुदुचेरी के अलावा जम्मू कश्मीर भी बताना था, क्योंकि भाई ये भी ना राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते ही है ना। ठीक, केवल राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तोड़ लेते हैं, इन 3 केंद्र शासित प्रदेश की भी विधानसभा के सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर करिएगा। निम्न कथनों पर विचार करिए और विचार करने के बाद जो है आपको सही कथन बताना है। चलिएगा, आंसर करिएगा, हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। चलिएगा, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत बढ़िया। अब कुछ लोगों के तो समझ में नहीं आ रहा होगा, सर ये है क्या, सर ये है क्या? देखिए भाई, आपको मालूम है कि देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में। ठीक, तो यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी, क्या कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली पर होता है, और दूसरा है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक, तो उस पर मत जाइए, यहीं तक सीमित रहिए। और ऐसी कंडीशन में होता क्या है, ऐसी कंडीशन में जो संसद है, ठीक, जिसमें आपको लोकसभा देखने को मिल रही है, इसके अलावा आपको राज्यसभा देखने को मिल रही है। ठीक, दूसरा आपको विधानसभा देखने को मिल रही है, और विधानसभा में भी आपको राज्यों की विधानसभा अलग देखने को मिल रही है, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा अलग देखने को मिल रही है। ठीक, तो इनके कुल सदस्य देखें और इन दोनों के अगर कुल सदस्य देखें तो आप इन दोनों की संख्या में एक बड़ा अंतर पाएंगे। कहने का मतलब, एक तरफ 700, 800, 900 लोग, दूसरी तरफ 3, 3,500 लोग। तो ऐसी कंडीशन में इन कुल सदस्यों का
इक्वल कर दिया जाता है। इन दोनों को क्या कर दिया जाता है? इक्वल कर दिया जाता है। इक्वल करना क्या कहलाता है? इक्वल का मतलब यहां पर कहलाएगा वोट वैल्यू को बराबर करना। अर्थात यहां पर कितने भी सदस्य हों, उनका अगर वोट वैल्यू बनता है 5 लाख, तो इन कुल सदस्यों का भी वोट वैल्यू बनेगा 5 लाख। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों सदन के जो सदस्य होंगे और इन राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभा के टोटल सदस्य होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, और उन्हीं के लिए फॉर्मूले जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर? पहला फॉर्मूला कह रहा है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत मूल्य, विधानसभा के मत मूल्य, अर्थात यहां वाले कॉलम की बात कर रहा है। अगर हम एक सदस्य का मत मूल्य निकालें तो हमें क्या करना होगा? राज्य की जनसंख्या को ऊपर रखना होगा और राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या को यहां रखना होगा, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उस राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का वोट वैल्यू पता चल जाएगा कि इस 5 लाख में से उस एक वोट का कितना वोट वैल्यू है। ठीक, तो यह ऑप्शन एकदम सही है। यही फॉर्मूला होता है निकालने का। सेकंड, एक निर्वाचित सांसद सदस्य का मत मूल्य, अर्थात अब यहां पर बात कर रहा है। ठीक, और सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य का कुल मान, माने टोटल इनका जो वोट वैल्यू निकला है उसको ऊपर रखेंगे, और निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या, जो भी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे उन्हें नीचे रख देंगे, और नीचे रखने के बाद डिवाइड कर दें, माने भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी उससे एक सांसद की वोट वैल्यू निकल करके आ जाएगी, और यहां पर जो इस फॉर्मूले से एक सांसद की वोट वैल्यू निकल के आई और यहां पर जो विधानसभा के एक सदस्य की जो वोट वैल्यू निकल के आई वो बराबर होगी। क्या होगी? इक्वल होगी। तो यह भी फॉर्मूला जो है सही है, यही फॉर्मूला जो है लगाया जाता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा अगला। आखिरी चुनाव में 5000 मतदान थे, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, इसका कोई महत्व यहां पर नहीं है। क्लियर? आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलिएगा, तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉर्मूले सही हैं। दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल किस कंडीशन में किस प्रकार से किया जाएगा ये ओवरऑल हमने आपको समझा दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड किसमें है भाई? थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं, ऑप्शन डी क्या कह रहा है। फर्स्ट और सेकंड ओके, ऑप्शन ए में है। एक सेकंड, ऑप्शन ए में जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है? चलिएगा, आई होप आपको मैं समझा पाया हूं। चलिएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। दिए गए कथन में से कथन फर्स्ट और सेकंड सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीके का वर्णन मिलता है। ठीक, यहां पर केवल इतनी सी बात कही गई, हमने वहां पर पूरा खोल करके समझाया भाई। ठीक, चलिएगा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में मत मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या मल्टीप्लाई 100। ठीक, संसद के निर्वाचित सदस्य के मत मूल्य सभी निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों का टोटल वैल्यू मत मूल्य का, ठीक, उसके अपॉन निर्वाचित सदस्यों की कुल जनसंख्या माने संख्या। ठीक, तो वो ठीक, तो ये सही है। कथन थर्ड सही नहीं है क्योंकि प्रश्न काल में राष्ट्रपति के चुनाव में 5000 मतदान नहीं थे। ठीक, तो इतना ना पूछा भी नहीं जाता। ठीक, बस ये मालूम है कि ये कभी सही हो ही नहीं सकता क्योंकि एग्जैक्ट डाटा ठीक क्वेश्चन के टाइम पर ठीक बहुत मुश्किल होता है इस तरीके का डाटा। तो इस तरीके के डाटा पे आपको ध्यान
नहीं लगाना है, ऊपर वाले डाटा पर आपको ध्यान लगाना है, ठीक, क्योंकि आंसर आपको यहां से मिलने वाला है, यहां से नहीं मिलने वाला। ठीक है भाई, चलिएगा आइएगा। अब देखिए, जो अरिहंत पब्लिकेशन की बेहतरीन नायाब चीज है क्या, नॉलेज प्लस। और ऐसे नॉलेज प्लस आपको हर क्वेश्चन में तो नहीं कह सकता, मगर हां जहां पर जिस क्वेश्चन में आवश्यकता उस क्वेश्चन में इस अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक में दिया गया है। ठीक, तो इतना आपसे जरूर कहना चाहूंगा। आगे, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। भारत में एक सांसद की वोट वैल्यू 708 है, जबकि विधायकों की वोट की वैल्यू उस राज्य की जनसंख्या और सीटों पर निर्भर करती है। भारत की विधानसभा के सदस्य की वोट वैल्यू सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 208 है। इसके बाद झारखंड, तमिलनाडु विधायक की वोट वैल्यू 176 है। अब भैया यूपी में क्यों है ज्यादा, ठीक, क्योंकि यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर हम भारत में सर्वाधिक जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जनसंख्या के डाटा में पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। क्या आता है? उत्तर प्रदेश। और इस उत्तर प्रदेश में विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, चाहे लोकसभा सीट हो, चाहे राज्यसभा सीट हो, इन सभी की सर्वाधिक सीटें, इन सभी की सर्वाधिक सीटें आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। अब कोई बच्चा कहे कि सर कितनी कितनी है, तो विधानसभा की 403 है, विधान परिषद की 100 है, लोकसभा की 80 है, राज्यसभा की 31 है। क्लियर? तो ये इधर आपको आंकड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब जिस राज्य में विधानसभा की सीटें ज्यादा होंगी, जाहिर सी बात है वहां पर वोट वैल्यू भी ज्यादा होगी। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, और ये है आपका होमवर्क। क्या है? होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से देंगे, अर्थात ये लाइव क्लास जब समाप्त हो जाएगी तो उसके समाप्त होने के बाद आपको आंसर देना है। क्या देना है? आंसर देना। अभी आपको आंसर नहीं देना है, लाइव क्लास समाप्त होने के बाद आपको आंसर मेंशन करना है। ठीक, बाकी का क्लास आपको कैसी लगी और आपका कोई सुझाव या फिर कोई टॉपिक जो आप हमसे पढ़ना चाहते हैं जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित हो, ठीक, या फिर आप जो भी आदेश देंगे वो पूरा किया जाएगा। तो आप में से किसी भी छात्र की अगर कोई विशेष डिमांड हो तो वो हमारे सामने रख सकता है, उसको लेकर के हम आपके लिए अलग से एक सेशन जो है वो ले आएंगे। ठीक, जितेंद्र रावत जी अभी आंसर नहीं करना है डियर स्टूडेंट, आपको क्लास के एंड में ऑफलाइन जो है आंसर करना है। क्लियर? चलिएगा, अगर अभी दिमाग में कोई टॉपिक ना रहा हो तो कल परसों जब आपको ठीक लगे तब आप जो है क्या लेकर के आ सकते हैं, वो टॉपिक लेकर के आ सकते हैं जिसपे आपको चाहिए एक सेपरेट वीडियो। ठीक, तो वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्योंकि अरिहंत पब्लिकेशन आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के साथ, ठीक, जो जो सेगमेंट आपको चाहिए वो सभी जो है आपको देने के लिए वचनबद्ध है। ठीक, क्लियर है? चलिएगा, और समय समय पर हमारी कई बुकलेट जो है वो आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी जो आपको प्रीलिम्स में दिलाएंगी सक्सेस। क्लियर? चलिएगा, सर प्रस्तावना से इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन करवा दीजिए। बच्चे वो मैं स्टार्टिंग में करा चुका हूं, अगर आपकी विशेष डिमांड है, ठीक, तो किसी दिन ना एक सेशन जो है प्रेम्बल पर भी पूरा जो है बनवा करके जो है डाल देंगे। शुरुआती क्लास अगर आप हमारी देखेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको प्रस्तावना जो है वो मिल जाएगी। क्लियर? अगर आप
की ये मांग है कि नहीं सर हमें प्रस्तावना पे अलग से एक वीडियो जिस पर थंबनेल पर ही प्रस्तावना हो तो वो देख लेंगे बात करके एक बार, अगर ये पॉसिबल हो सकेगा तो हम आपके लिए जो है अवश्य लेकर के आएंगे। मगर हम आपको बता दें कि शुरुआत की क्लास में हमने प्रस्तावना को जो है कवर किया है, ठीक, क्योंकि अरिहंत पब्लिकेशन की इस बुक ने किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ा है और किसी भी चैप्टर की थ्योरी को नहीं छोड़ा है और किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है। यूं ही नहीं हम आपको ये सौंप रहे हैं, यूं ही नहीं हम आपको इसको सौंप रहे हैं, इसको सौंपने की हजार वजह है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आज ही अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की आईएएस पीसीएस के बेहतरीन पीवाईक्यू टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको इसमें मिलेंगे। किसी भी सिंगल एक टॉपिक को ड्रॉप नहीं किया गया है। बेशक 10 पन्ने और बढ़ जाएं, हो सकता है हमारी किताब मार्केट की अन्य किताबों से थोड़ी सी मोटी आपको दिखाई दे, मगर टॉपिक सारे कवर किए गए हैं और क्वेश्चन सारे कवर किए गए विद एक्सप्लेनेशन और नॉलेज प्लस जैसे तमाम कैप्सूल्स के साथ, ठीक। तो आज ही भैया मार्केट से परचेज कर लीजिएगा। बाकी का मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना न जाएं। चलिएगा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।